क्रॉस एग्जामिनेशन को बहुत सारे तरीक़ों से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन जो सबसे ख़ूबसूरत डेफिनेशन मुझे समझ आई तो वो कि इट इज़ दी टच स्टोन टू गेट दी ट्रुथ आउट ऑफ द माउथ ऑफ ए विटनेस। और हमने उस गवाह को जिस कसौटी पे परखना है कि उसने अपने बयान में अदालत में जो बात की है वो हमने उससे जरा के ज़रिए उसको परखना है। क्रॉस एग्जामिनेशन की रेलेवेंसी, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या सवालात पूछने चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या सवालात नहीं पूछने चाहिए, ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं। किताबी बातें हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आर्टिकल 132 कानून शहादत एग्जामिनेशन इन चीफ़ का तरीक़ाकार वज़ा करता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ़ कैसे कराया जाएगा। इसी तरह ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आर्टिकल 133 में डिफ़ाइंड है कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत। कानून शहादत के इस आर्टिकल को इसलिए अहमियत दी जाती है कि इसमें किसी भी दोस्त जो कि इस प्रोफेशन में नए तशरीफ़ लाए हैं उनको ये समझना आसान हो जाएगा कि अदालत में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी। आपने एग्जामिनेशन इन चीफ़ के वक्त वो विटनेस जो है वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है। प्रोसिक्यूशन जिस वक्त एग्जामिनेशन इन चीफ़ करवा लेती है तो उस वक्त वो विटनेस जो है वो फिर डिफेंस का विटनेस है, वो डिफेंस लॉयर के पास है और डिफेंस लॉयर ने उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। इसी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने सेट्स ऑफ विटनेसेस जो है उनके हवाले से अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को तैयार करना है। हम वही मिसाल मर्डर केस के हवाले से लेते हैं कि एक कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है, उसमें तफ्तीश होती है, मुल्ज़िमान के बारे में फ़ाइंडिंग आती है, इंडिक्टमेंट अंडर सेक्शन 173 CRPC पेश हो जाती है अदालत में। कॉपीज़ तकसीम होने के बाद चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर एविडेंस कॉल हो जाती है। नॉर्मली एविडेंस कॉल होना और एविडेंस को करवाने का जो अदालतों में राइज निज़ाम है कि तमाम चशमदीद गवाहान जो हैं वो एक ही वक्त में करवाए जाते हैं, उनका एग्जामिनेशन चीफ़ करवाया जाता है, उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। मोटिव के हवाले से कोई अगर इंडिपेंडेंट गवाह है तो उसको अलहदा से उन गवाहान का अलहदा से बयान लिखा जाता है। डॉक्टर की शहादत जो है वो अलहदा से लिखवाई जाती है, इसी तरह से नक्शा नवीस की शहादत। और फिर उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीड्स के दौरान जितने पार्सल लाने और ले जाने वाले हैं उनके बयानात भी अलहदा से उनको फॉर्मल विटनेसेस कहा जाता है। और आखिर में जिस वक़्त केस कंक्लूड होने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। आपने प्रोसिक्यूशन के ये तमाम गवाहान पे जरा करनी है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट उस वक्त तक एविडेंस नहीं है जिस वक्त तक उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो जाए। इसी तनाज़ुर में एक छोटी सी बात जहन में आई, आपसे शेयर करता जाऊं कि राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन फ़ौजदारी केस में जिसमें मुल्ज़िम जो है वो अंडर कार्सरेशन या बेल पर अपना केस कंटेस्ट कर रहा है, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन विदाउट गिवन अपॉर्चुनिटी क्लोज़ नहीं किया जा सकता। हमारी अदालतों में अक्सर आफ्टर सफिशेंट अपॉर्चुनिटी राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज़ करने का कोई रिवाज कुछ चल पड़ा। तो आप ये देखिए कि जितने भी केसेस में वो रवीन के ज़रिए अदालत आलिया या अदालत उज़्मा में जिस वक़्त वो मैटर्स गए तो उन्होंने राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन रीओपन किया। उसके पीछे विज़डम ये है कि राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन ए क्रिमिनल केस किसी वक्त भी क्लोज़ नहीं किया जा सकता विदाउट गिवन अपॉर्चुनिटी। और अगर आपने डिले को, द फैक्टर ऑफ डिले को अगर आपने कवर करना है तो डिले कवर करने का प्रोसेस लॉ में दिया गया है और वो रूल्स में भी प्रोवाइडेड है। उसके बारे में गाहे बगाहे नोटिफिकेशंस भी मौजूद हैं कि आप उस मुल्ज़िम को, जिस मुल्ज़िम की तरफ से डिले हो रही है या किसी लॉयर की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन में डिले हो रही है, उसको आप एक
सरकारी वकील देंगे, उसको डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करेंगे और उसको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उस लिस्ट के मुताबिक वो चूज़ करेगा कि इनमें से ये वकील मैं रखना चाहता हूँ, और वो लिस्ट हमेशा सेशन जज साहब के पास मेंटेन होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। लॉयर ऑफ चॉइस जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप उसको प्रोवाइड करेंगे, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि कोई भी केस जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई राइट इनएडवर्टेंटली भी रह गया है तो अदालतें ऐसे केसेस को रिमांड कर देती हैं। सफिशेंट केस लॉ इस पे डेवलप हुआ ओवर द टाइम क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से, लेकिन चंद एक खूबसूरत जजमेंट्स जो हैं उनमें से एक मेरे सामने मौजूद है, वो 1986 SCMR 1736। इसमें इसी विजडम को कि एविडेंस विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ नो एविडेंस, और जो मैंने अर्ज़ किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट क्लोज नहीं किया जा सकता, वो विजडम भी इसी में डिफ़ाइन की गई है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से तजर्बे से ये बात सामने आई कि क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से आपने ऑकुलर अकाउंट को, जिस वक्त एक मर्डर केस है, मर्डर केस के हवाले से बात कर रहे हैं, एक मर्डर केस है, उसमें आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है ऑकुलर अकाउंट को, आई विटनेसेस को, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वक़ूआ देखा है। तो आपने सबसे पहले उन गवाहान का नॉर्मल प्लेस ऑफ बिज़नेस या उनकी रिहाइश से जाए वक़ूआ का फ़ासला जो है वो सफ़ा मिसल पर लेकर आ, वो उस वक़्त जिस वक़्त वो वक़ूआ हुआ है उस वक़्त उनका नॉर्मल प्लेस ऑफ बिज़नेस क्या है, वो कहाँ पर रहते हैं, वो कहाँ पर काम करते हैं, और वो अक्रंस जिस जगह पर हुआ उसका उस जगह से कितना फ़ासला है। ये करने से आपने जो गेन किया वो गेन किया कि आप जो फाइनल आर्गूमेंट में क्लेम कर सकते हैं कि ये गवाहान चांस विटनेस है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के इस एक सवाल से आपको किसी भी गवाह को चांस विटनेस जो साबित करना है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आप उस चशमदीद गवाह का उस वक़ूए को देखने का मैनर और टैनर जो है उस पे आप ज़रब लगाएंगे, उसको टच स्टोन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन पर लेकर जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर रात का वक़ूआ है तो आपने एडमिटेडली डार्कनेस प्रिवेल कर रही है, अब आपने क्या सवाल नहीं पूछना, आपने क्या सवाल नहीं पूछना, आपने अगर गवाह ने मौके पर रोशनी का ज़िक्र नहीं किया, मसनूई रोशनी का ज़िक्र नहीं किया, तो आपने उससे नहीं पूछना कि वो रोशनी कहाँ से थी, उसने कैसे शनाख्त किया। आपने गवाह को किसी भी ऐसे फैक्टर को जो कि आपको इनहेरिटेड मिल गए हैं, कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा ग्राउंड जो आपको इनहेरिटेड मिल गया है कि नाइट टाइम अकरेंस है और सोर्स ऑफ लाइट का जिक्र नहीं है, तो आपने एक्सप्लेन नहीं करवाना, आपने सवाल नहीं पूछना। आपका सवाल पूछना जो है वो एक्सप्लेनेशन का मौका प्रोवाइड कर देता है गवाह को, आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करवाना। इसी तरह से मोटिव के हवाले से अगर गवाह मोटिव का पार्ट मिस कर गया है, या उसने जंप ओवर कर लिया है मोटिव को, या उसने चेंज कर दिया है मोटिव को, तो तकाबुल करा कर छोड़ देना है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लेनी है आपने। तो ये वो सवालात हैं जो कि वक़ूए से हट कर आपने चशमदीद गवाहान से नहीं पूछने। उनमें से चंद अहम सवालात ये हैं। दूसरा, आपने वक़ूए के बारे में तावक्त है कि आपके पास कोई बैकअप सॉलिड रीज़न ना हो, आपने वक़ूआ रीअफ़र्म नहीं करवाना। जर्नली सवाल अगर ये पूछा जाए कि जी ये मुल्ज़िम ने कितने फ़ासले से गोली मारी थी, ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछने की ज़रूरत। तावक्त है कि अगर वहाँ पर नक्शा मौका के मुताबिक कुछ ऐसा फ़ासला दिया गया है जिसको मेडिकल एविडेंस डिनाई कर रही है, तो तब तो ये सवाल पूछना बनता है। अदरवाइज़ आपने प्रोसिक्यूशन केस को कंफर्म करवाने के लिए या एक्सप्लेन करवाने के लिए ये सवाल नहीं करना। आपने, अगर आपके पास एंगल ऑफ फायर का कोई डिस्प्यूट आपके ज़हन में है, आपने फ़ाइल पढ़ी हुई है, मेडिकल के हवाले से आपने देखा हुआ है कि इसमें एंगल डिफरेंट है,
एंट्री एग्ज़िट का ट्रेल ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है, तब आपने सवाल करना है कि मुल्ज़िम ने सामने से खड़े होकर, पीछे से खड़े होकर, दाएं से खड़े होकर, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करवाना, एक्सप्लेन करने का मौका नहीं देना मुल्ज़िम को, आपने गवाह को। इसी तरह से आपने उस गवाह का मौके पर आना और उस मौके पर उस वक़ूए को देखना, एक्सप्लेन नहीं करवाना। आपने उससे नहीं पूछना आप तुम कैसे आए थे मौके पर। ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि ये तमाम फैक्ट्स वो खुद बताएं। अगर वो वहाँ पर वो फैक्ट्स मिस हो गए हैं तो आपने नहीं पूछना। आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जिस चीज़ को साबित करने की कोशिश करनी है कि इस गवाह ने ये वक़ूआ नहीं देखा, इस गवाह का इस बारे में बयान देना बतौर इंटरेस्टेड विटनेस जो है ये है। इस गवाह की मौके पर अगर मौजूदगी होती तो ये ख़ुद इस गोली का निशाना होता, क्योंकि इसकी दुश्मनी ज़्यादा बड़ी थी मकतूल की निस्बत। आपने ये बातें सफ़ा मिसल पर लेकर आनी है। आपने गवाह की प्रीवियस हिस्ट्री सफ़ा मिसल पर लेकर आनी है। उसका मकतूल से ताल्लुक़ आपने सफ़ा मिसल पर लेकर आना है। उसका आपने मुल्ज़िम से दुश्मनी सफ़ा मिसल पर लेकर आनी है। ये वो सवालात हैं जो कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में बिल्ड करने हैं। फिर आपने अगर दो गवाहान एग्जामिनेशन इन चीफ में एक दूसरे से किसी बात पर कन्फ्रंट कर रहे हैं या एक दूसरे से किसी बात पर एक डिफरेंट स्टोरी पे चले गए हैं या एक पेज पे नहीं हैं किसी एक बात के हवाले से, वो बात फिर आपने दोबारा एक्सप्लेन नहीं करवानी, क्योंकि आप एग्जामिनेशन इन चीफ में वो गेन कर चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़रा में वो बात दोबारा पूछी। तो चशमदीद गवाहान की क्रॉस एग्जामिनेशन में इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है कि क्या सवालात नहीं पूछना है बनिस्बत इसके कि आपने क्या पूछना है। तो ज़्यादा अहम चीज़ जो हमारा तजर्बा रहा वो ज़्यादा अहम चीज़ ये कि क्या क्या सवालात नहीं पूछने। जो पूछना है वो उस कत्ल के मुहर्रकात के हवाले से पूछना है। वो जो पूछना है वो उस वक़ूए के बाद का गवाह का कंडक्ट पूछना है। अगर मिसाल मैं यहाँ पर देना चाहूँ कि मकतूल जो है वो गवाह का सगा भाई है या वालिद है, तो आपने ये ज़रूर पूछना है कि आप उसको लेकर हस्पताल गए, आपने पुलिस को इतला दी, आप उसे हस्पताल ले गए तो आपके कपड़ों पर खून लगा, आपने वो कपड़े पुलिस को पेश किए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे उस गवाह का कंडक्ट सामने आएगा कि अगर गवाह के पास मोटरसाइकिल या गाड़ी मौजूद है और तब भी वो अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी पर अपने सगे भाई या बाप को लेकर हस्पताल नहीं जाता गोली लगने के बाद, तो इसका मतलब है फिर वो मौके पर मौजूद नहीं था। अच्छा, इसमें जो एक अदालती नज़ायर के ज़रिए जो चीज़ हमें बहुत अहम पता लगी वो ये है कि एग्ज़ामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्ज़ामिनेशन उसके स्टैंडर्ड्स QSO में सिविल और फ़ौजदारी, इनके स्टैंडर्ड्स को कुछ अदालती नज़ायर में डिस्टिंग्विश कर दिया गया। बात की कि राइट ऑफ क्रॉस एग्ज़ामिनेशन जो है वो यूसर्प या क्लोज़ नहीं किया जा सकता। उसी के बारे में एक जजमेंट जो है वो मैं आपको रेफ़र कर दूँ, 1987 PSC 1277 1277 1987 PSC 1277। इसमें विजडम ये है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन अगर नहीं किया गया किसी भी गवाह पर, तो उसका एग्ज़ामिनेशन इन चीफ जो है उसको मान लिया जाए ये बात सिविल केसेस पे एप्लीकेबल है, ये फ़ौजदारी केसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में इस बात को डिटेल से डिस्कस किया गया कि ये जो फैक्टम है कि जी अगर एग्ज़ामिनेशन इन चीफ है, क्रॉस नहीं है और उसको नहीं किया गया क्रॉस एग्ज़ामिन, तो फिर उसको एग्ज़ामिनेशन इन चीफ को माना जाएगा, तो ये फ़ौजदारी केसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। इस जजमेंट की रोशनी में हम ये बात कर सकते। बाज़ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसमें एग्ज़ामिनेशन इन चीफ भी मुकम्मल हो जाता है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन भी हो जाता है, उसके बावजूद विटनेस को दोबारा तलब करने की ज़रूरत पेश आ जाती है और 540 में उसकी दो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, उनकी दो तरीक़ाकार वज़ा किए गए हैं, वो री एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेस और री कॉलिंग ऑफ ए विटनेस। इस री एग्ज़ामिनेशन और री कॉलिंग को 540 CRPC भी एक्सप्लेन कर रहा है, 133 भी एक्सप्लेन कर रहा है
और 133 QSO। थोड़ी सी बात क्रॉस एग्जामिनेशन में किस किस्म के सवालात पूछने चाहिए और किस किस्म के सवालात को नहीं पूछना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी हम अपने सामने एक प्रैक्टिकल एक केस की मिसाल देते हैं कि हमें एक मर्डर केस में हम बतौर वकील पेश हुए। डिफेंस की तरफ से हमने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले हमने उनके एविडेंस को, जो कि उनकी स्टेटमेंट्स को, जो कि पुलिस के सामने हुई हैं ज़ेर दफ़ा 161 CRPC, हमने उनका बगौर मुताला करना है। उसमें जो जो फैक्ट्स मौजूद हैं वो हमें मालूम होने चाहिए और अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ जिस वक्त रिकॉर्ड हो किसी भी विटनेस का, तो आपने सबसे पहले उसका तकाबुल करना है 161 के बयान से। बाज़ दफ़ा 161 के बयान से बढ़कर अदालत में शहादत पेश की जाती है एग्जामिनेशन इन चीफ में। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि 161 के बयान में मौजूद नहीं हैं, वो चीज़ें अदालत में गवाह जो है वो अदालत में उसके बारे में बयान दे जाता है। तो लॉ ने उसका एक तरीक़ाकार वज़ा किया। ज्यूरिस्प्रूडेंस और अदालती नज़ायर में इस टर्म को कहते हैं लॉ ऑफ कन्फ्रंटेशन। आपने कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट, सिर्फ 161 नहीं, उस गवाह की कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट जो कि किसी अदालत में हुई है, जो पुलिस के सामने रिकॉर्ड कराई गई है इसी केस में, उसका तकाबुल आप करा सकते हैं, उसको कन्फ्रंट करा सकते हैं। और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को आपने सबसे पहले मलूज़ ख़ातिर रखना। मिसाल के तौर पर एक कत्ल का केस है, एक गवाह है, चशमदीद गवाह है, वो अपने 161 के बयान में कहता है कि ए और बी मौका पर आए और आकर उन्होंने फ़ायरिंग की और उस फायरिंग के नतीजे में सी जो है वो हलाक हो गया। इस बयान को जिस वक्त वो अदालत में आता है तो वो वहाँ पर बयान देता है कि ए ने फ़ायर किया जो सी की छाती पर लगा, बी ने फ़ायर किया जो सी की टांग पर लगा। अब यहाँ पर उसने अपने 161 के बयान से कुछ चीज़ें मज़ीद वजाहत कर दी हैं या चीज़ें एग्जैजरेट कर दी हैं या कुछ फैक्ट्स को न्यू फैक्ट हैज़ बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, इसको इस तरह से कहा जा सकता है। तो आपने ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले वो 161 का बयान पुट करना है विटनेस को, क्योंकि तकाबुल कराने के लिए वो बयान पुट करना ज़रूरी है कि आपका सवाल कुछ इस तरह से तरतीब दिया जाएगा कि देखिए आपने इस वक़ूए के बारे में पुलिस को कोई बयान दिया था, तो वो गवाह उसके बारे में कहेगा जी मैंने बयान दिया था। तो अब आपका बयान जो है 161 का वो एडमिट हो गया कि ये बयान उस शख्स ने दिया था। तो अगला सवाल जो आपने कन्फ्रंटेशन की पर्पस के लिए करना है, तो वो आप उससे सवाल की तरतीब कुछ इस तरह से बनाएंगे कि देखिए आप आज अदालत में आपने ये बात की कि ए ने फ़ायर किया जो छाती पर लगा और बी ने फ़ायर किया जो सी की टांग पर लगा। ये बातें आपने अपने 161 के बयान में लिखवाई थी। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फ्रंटेशन दोनों हो सकती हैं। गवाह कहेगा कि जी मैंने लिखवाई थी, तो कोर्ट जो है उसकी तवज्जो, कोर्ट की तवज्जो उस 161 के बयान की तरफ दी जाएगी। अब वो डॉक्यूमेंट आपका डिफेंस डॉक्यूमेंट बन जाएगा, क्योंकि 161 का बयान सिर्फ डिफेंस फॉर द पर्पस ऑफ कन्फ्रंटेशन यूज़ कर सकता है, प्रोसिक्यूशन नहीं यूज़ कर सकती। अब वो आपका डिफेंस डॉक्यूमेंट बन जाएगा और उसकी इबारत इस तरह से लिखी जाएगी, कन्फ्रंटेड विद एग्जिबिट डी ए डी बी, कोई भी जो चल रहा है, कन्फ्रंटेड विद एग्जिबिट डी ए वेयर इट इज़ नॉट सो रिकॉर्डेड। तो अब लॉ ऑफ कन्फ्रंटेशन के तहत ये वो स्टेटमेंट है जिसकी एडमिसिबिलिटी जो है वो अब एट क्वेश्चन चली गई है। अब ये जो पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, ये प्रीवियस स्टेटमेंट से जब आप कन्फ्रंट करा देंगे
तो जो नया पार्ट जो उसने इंट्रोड्यूस कराया उसको इम्प्रूवमेंट के ज़मरे में गिना जाएगा और उसकी एडमिसिबिलिटी सब्जेक्ट टू प्रूफ है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन जो है वो सब्जेक्ट टू प्रूफ है विद दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो आपने एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से उस गवाह की जो इम्प्रूवमेंट है, सिर्फ कन्फ्रंटेशन के प्रोसेस को जानते हुए आपने उसको डिस्कार्ड करा दिया, और ये आपकी ड्यूटी भी है। अब सबका एक बात हो रही थी कि कन्फ्रंटेशन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तो हमने डिस्कस कर ली। अब कुछ ऐसी कन्फ्रंटेशन जो कि गवाह ओमिट कर गया, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो उसने 161 के बयान में दी थी, जो कुछ ऐसा फैक्टर उसने 161 के बयान में बताया था, और जिस वक़्त वो अदालत में पेश होता है बतौर गवाह के PW के, वो अदालत में उस 161 के उस बयान से बरक्स कुछ फैक्ट को छुपा जाता है। तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको नेगेटिव कन्फ्रंटेशन बोलते हैं या रिवर्स कन्फ्रंटेशन बोलते हैं। इस कन्फ्रंटेशन का तरीक़ाकार भी थोड़ा सा आपको दोस्तों से शेयर कर लूँ कि इसमें उसी तरह से आपने तकाबुल करवाना है उसके 161 के बयान से, और वहाँ पर आपने अब रिवर्सल तकाबुल कराना है कि देखें आज आपने अदालत में जो ये बयान दिया, इसमें आपने ये ज़िक्र नहीं किया कि फ़लाँ शख्स जो है वो मफ़ल्ड फेस था। अदालत में आते हुए उसने ये बयान दिया कि कोई भी शख्स मफ़ल फेस नहीं था, चेहरे खुले हुए थे। लेकिन 161 के बयान में उसने एक शख्स का ज़िक्र किया जिससे फायरिंग करवाई, उसको मफ़ल्ड फेस का कहा। तो आपने अब उसको कन्फ्रंटेशन करानी है कि देखिए आपने ये जो बयान दिया था पुलिस को, उसमें आपने लिखवाया था कि ये शख्स जो है मुल्ज़िम, उसने चेहरा ढांपा हुआ था। तो वो या उसको डिनाई करेगा, कहेगा जी मैंने नहीं लिखवाया था ऑब्वियसली, या कहेगा जी मैंने लिखवाया था। दोनों सूरतों में कन्फ्रंटेड वेयर इट इज़ सो रिकॉर्डेड, पहले आया था कि कन्फ्रंटेड वेयर इट इज़ नॉट सो रिकॉर्डेड, अब यहाँ पर आ गया कि कन्फ्रंटेड विद एग्जिबिट DA/DB जो भी बना, वेयर इट इज़ सो रिकॉर्डेड। तो इन दोनों सूरतों में आप कन्फ्रंटेशन के ज़रिए, आप तकाबुल कराने के ज़रिए आपने उसका साबका बयान जो है उसको सफ़ा मिसल पर ले आए। अब मैंने पहले अर्ज़ किया था कि आपने कन्फ्रंटेशन कराई है गवाहान से, तो उसको प्रूफ कराएंगे, उसको प्रूफ कराएंगे आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन जो होती है वो सब्जेक्ट टू प्रूफ होती है, और वो प्रूफ ऐसे होगी कि आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो पुट करना है कि देखें आपने ये फ़लाँ तारीख़ को या फ़लाँ गवाह का बयान जो है आपने रिकॉर्ड किया। वो कहेगा जी मैंने 161 का बयान उसका रिकॉर्ड किया, सफ़ा मिसल पे उसको मैंने लिखा, दर्ज किया, और उसमें जो उसने आपको बताया वो आपने उस पर इंदराज कर दिया, जो नहीं बताया उसका इंदराज नहीं किया। वो जिस वक़्त ये बात सामने आ जाएगी, क्योंकि स्क्राइबर तो IO है, IO ने जब वेरीफाई कर दिया कि वो 161 का बयान वो लिखा गया था, तो आपने जो पहले कन्फ्रंटेशन करा चुके हैं उस गवाह पे, वो कन्फ्रंटेशन अब आपने साबित कर दी है। तो सब्जेक्ट टू प्रूफ कन्फ्रंटेशन जो है वो IO की स्टेटमेंट पे क्रॉस एग्जामिनेशन पे करवाना मत भूलिए, वो कानूनन रिक्वायर्ड है, वो कानूनन उसकी ज़रूरत है। अब इसी के साथ एक शहादत आती है जिसको टेक्निकल एविडेंस कहा जाता है या एक्सपर्ट एविडेंस कहा जाता है, वो है डॉक्टर की शहादत। किसी भी मर्डर केस में मेडिकल एविडेंस जो है वो डॉक्टर साहब जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कर चुके होते हैं या किसी ज़ख्मी गवाह के बारे में वो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी कर चुके होते हैं, वो अगर जिस वक्त शहादत देने आते हैं तो वो अपने रिकॉर्ड के मुताबिक शहादत दर्ज कराते हैं। उसके लिए आपके पास मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक वसी मुताला होना बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा कि जो बेसिक किताबें हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से, वो कम से कम आपने मूडी की या पारेख की वो किताबें, जो बेसिक किताबें हैं, वो आपने ज़रूर पढ़ी हुई होनी चाहिए। और जिस केस में आप जरा करने के लिए डॉक्टर साहब को जा रहे हैं, आपने उस केस के फैक्ट्स को, आपको पता होना चाहिए कि ये इस केस के फैक्ट्स में
इस लाइन पर अगर मैं जरा करता हूँ और अगर मैं कुछ गेन कर लेता हूँ तो ऑकुलर अकाउंट डिसबिलीव हो जाएगा। मिसाल फिर आपको देता हूँ, कत्ल का केस है और गवाहान और एफआईआर की स्टोरी के मुताबिक वो कहते हैं कि जी ए ने फायर किया छाती पर लगा, बी ने फायर किया टांग पर लगा, वो हिसाब का मिसाल। डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो एक ज़ख़म है वो कमर पर है और छाती से एग्ज़िट होया हुआ, और दूसरा ज़ख़म जो है वो टांग पर आगे से है और पीछे से निकला हुआ। तो ये एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ में मौजूद है। आपने उसको सिर्फ इस हद तक एक्सप्लेन ज़रूर करवाना है कि ये फ़ायर पीछे से है और ये फ़ायर आगे से है। तो आप ऑकुलर अकाउंट का वो फैक्ट कि ये मुल्ज़िम ने फ़ायर किया जो सामने छाती पर लगा, उसको आप आसानी से आप डिसबिलीव करवा सकते हैं। अब आपने डॉक्टर साहब से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में किस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को सफ़ा मिसल पर लेकर आना है, वो दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। अगर कोई ऐसी ज़रब डॉक्टर साहब ने दर्ज की है जो ज़रब जो है एक्सप्लेन नहीं है, ना ही वो ज़रब किसी गवाह के बयान में एक्सप्लेन्ड है और ना ही वो ज़रब एफआईआर में एक्सप्लेन्ड है, तो आपने उसका वेपन या उस ज़रब के हवाले से उस डिसीज़ को एंटी मॉर्टम इंजरी जो है वो आपने ख़ुद साबित करवाना है। दूसरे नंबर पर आपने वक़ूआ जिस वक़्त होता है वो आपने डॉक्टर साहब से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए सफ़ा मिसल पर लेकर आना है, और वो उसका तरीक़ाकार आपका जो रेगर मोर्टस है और पोस्टमार्टम स्टेनिंग है किसी भी मर्डर केस में, उसके हवाले से सवालात जो हैं वो काफ़ी अहम होते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब ने अगर अपने पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन में लिखा हुआ है कि ये जो टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब ने लिखा है 4 घंटे, तो इम्प्रेशन तो ये आएगा कि ये बड़ा जल्दी पोस्टमार्टम हो गया, प्रॉम्प्टिट्यूट एफआईआर के बाद प्रॉम्प्टिट्यूट जो है वो पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन हो गया। और आप अगर डॉक्टर साहब से ये इस्टेब्लिश करवा लेते हैं और डॉक्टर साहब ने साथ ही उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि राइगर मोर्टस फुली डिवेल्प्ड, अगर आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को जानते हैं तो आप डॉक्टर साहब से एक सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब ये सर्दियों का महीने है जिस दिन ये कत्ल होता है, और उस दिन उस मौसम के मुताबिक राइगर मोर्टस को फुली डिवेल्प होने में कितना टाइम लगता है? तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि जी 12 घंटे लगे। और फिर आपका अगला सवाल होगा कि फुली डिवेल्प होने के बाद इसको दोबारा रिटार्ड होने में कितना टाइम लगता है? तो डॉक्टर साहब कहेंगे 24 घंटे लगते हैं। तो अब आपको, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस पे अबूर हासिल था, आपने ये साबित कर दिया है कि ये कत्ल के 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ है, ना कि 4 घंटे बाद हुआ। तो यहाँ पर आप डॉक्टर साहब की वो एविडेंस या वो उनकी ओपिनियन जो उन्होंने 4 घंटे वाली दी है, उसको आप पुलिस रिकॉर्ड या एफआईआर के रिकॉर्ड या गवाहान के बयान से आप उसको कन्फ्रंट करा सकते हैं। तो ये आपने गेन कर लिया सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस पढ़कर। तो मेडिकल एविडेंस पर भी दोस्तों को यही मेरी सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे पूरी तरह अबूर आपको होना चाहिए ताकि आप डॉक्टर साहिबान पर जरा कर सकें। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे क्रॉस एग्जामिनेशन का तरीक़ाकार जो है वो पूरे किसी भी केस, किसी भी फौजदारी केस में, किसी भी ट्रायल में रीढ़ की हड्डी की मानन एक पोजीशन रखता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो पुलिस फाइल का बगौर मुताला तो है ही, वो पुलिस रूल्स 1934 का मुताला भी बहुत ज़रूरी है। आपको वो तमाम कवानीन पता होने चाहिए जिसके तहत वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो तफ्तीश करता है। आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए, आपको उसकी रेलेवेंसी पता होनी चाहिए, आपको उसका मोड पता होना चाहिए कि उसने अगर फ़र्द मकबूज़गी बनानी है तो वो किस तरह से बनाई जाएगी, उसमें गवाहान जो आए हैं उन गवाहान के बयानात वो किस तरह से दर्ज करेगा, आपको ये पता होना चाहिए। और फिर आप उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, अगर आपने पुलिस रूल्स पढ़े हुए हैं और अगर आपने पुलिस फाइल अच्छी तरह पढ़ी हुई है, तो आप उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर जिस वक्त जरा करेंगे तो वो जरा जो होगी
वो इंशाल्लाह उस केस में आपके लिए बहुत माविन साबित होगी। इसी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान सजेशंस, आपने अपना केस जो है गवाह को सजेशन की सूरत में कैसे पुट करना है और क्या सजेशन की जा सकती है और उस सजेशन की वैल्यू क्या है और वो सजेशन आपने प्रूव कैसे करानी है। नॉर्मली एक जर्नल सजेशन है कि आप ये गलत बयान दे रहे हैं, आपका ये बयान दरोग और झूठ पर मबनी है। ये एक जर्नल सजेशन है, इसको मैं एवेसिव सजेशन कहता हूँ। इसकी कानून में एज सच रिक्वायरमेंट सिर्फ इस हद तक है कि आपने इन टोटो उसकी एविडेंस को चैलेंज कर दिया। लेकिन यही सजेशन हम देखते हैं अक्सर के डॉक्टर पे भी आई हुई है, हालांकि डॉक्टर ने तो रिकॉर्ड के मुताबिक स्टेटमेंट दी है। तो हर गवाह को जो सजेशन आपने देनी है उस सजेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो आपने जिस वक्त किसी भी केस में बतौर डिफेंस लॉयर ट्रायल स्टार्ट किया है, पहले दिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप इसमें कोई डिफेंस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। नॉर्मली एक प्रपोजिशन जो कि नस्ल दर नस्ल हमने सीखी वो है कि डिनाइल इज़ द बेस्ट डिफेंस। नॉर्मली सबसे बेहतरीन डिफेंस जो है वो डिनाइल है कि मैं मुल्ज़िम नहीं हूँ। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो साबित करे कि आप मुल्ज़िम हैं। प्रोसिक्यूशन शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। आपने सजेशन के ज़रिए, अगर आपके जहन में ये बात, आप इस बात पर कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, कुछ ऐसा मौजूद है जो कि तफ्तीश में आ चुका है, कुछ ऐसा मौजूद है जिसके बारे में आप हक़ दिफा जिस वक़्त इस्तेमाल करेंगे, आप गवाहान को पेश करेंगे, तो फिर आप वो सजेशन डे 1 से गवाहान को देना शुरू करें। जो एविडेंस आपने बतौर DW सफ़ा मिसल पर लेकर आनी है, वो सवालात की सूरत में आपने गवाहान को पूछना है, और अगर वो डिनाइल देते हैं तो आपने सजेशन की सूरत में वो सफ़ा मिसल पर लेकर आनी है। तो आपको अपना डिफेंस या अपना केस पुट करने के लिए सजेशंस की एक आपको लिवरेज दी गई है कानून में। अब आपको मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि उसी तरह से वही मर्डर केस है, उसी में मुल्ज़िमान हैं, उसी में गवाहान हैं, उसी में मकतूल है, और उसमें आपने तफ्तीश के दौरान एक प्ली ली कि मैं वक़ूए के वक्त जाए वक़ूआ पर मौजूद नहीं था, बल्कि मैं इस जाए वक़ूआ से 100 किलोमीटर दूर एक शहर में एक फ़र्म के पास, प्राइवेट फ़र्म के पास या एक सरकारी मुलाजमत पे मैं मौजूद था। अब आपके पास उस फर्म का रिकॉर्ड भी मौजूद है, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर आपकी हाज़िरी है, और अगर कोई सरकारी मुलाजमत है वहाँ पर आपकी हाज़िरी रजिस्टर पे हाज़िरी है या बायोमेट्रिक मौजूद है, या आप अपनी एलिबाई साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या कोई ठोस सबूत दे सकते हैं। तो फिर आप सजेशन की सूरत में, अगर गवाह आपकी वो बात नहीं मान रहा, तो आप उसको सजेशन की सूरत में ज़रूर अपना केस पुट करेंगे कि देखें आप गलत कह रहे हैं, आपने ये दरोग से काम लिया है, ये मुल्ज़िम तो मौके पर मौजूद ही नहीं था। तो वो कहेगा नहीं, और अगर वो नहीं कहेगा कि जी आपने गलत बात कही है, तो लिखा जाएगा इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट द एक्यूज सच एंड सच वाज नेवर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस एट द टाइम ऑफ अकरेंस। ये आपकी सजेशन इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट की सूरत में सफ़ा मिसल पर आ गई। अब आपने इसको प्रूव कैसे करना है? सजेशन तो आ गई, अब इस सजेशन को प्रूव कैसे करना है? इस सजेशन को प्रूव करने के 2 तरीके हैं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वो डॉक्यूमेंट तफ्तीश के दौरान आपसे सफ़ा मिसल पर लगाए हैं, तो जिस वक़्त तफ्तीशी अफसर को आप जरा कर रहे हैं, तो आप उसको पुट करेंगे कि देखें आपने बज़रिया फ़र्द ये रिकॉर्ड फ़लाँ दफ्तर से कलेक्ट किया था फ़लाँ तारीख़ को। वो कहेगा जी मौजूद है। अब आपने वो फ़र्द जो है उसके डॉक्यूमेंट को एग्ज़िबिट करवाना है इन डिफेंस। अब आपको, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया और वो बज़रिया फ़र्द कब्ज़े में हो गया, तो अब आपने वो एग्ज़िबिट करवा लिया। फ़र्द एग्ज़िबिट हो गई, अब वो डॉक्यूमेंट कैसे पुट होगा? अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कोई रिकॉर्ड है, तो उसको आर्टिकल नंबर लगेगा। आर्टिकल नंबर लगता है P की सूरत में, P1, P2, P3, P4, और एग्ज़िबिट लगता है एग्ज़िबिट PA, PB, PC, PD। एग्ज़िबिट और आर्टिकल नंबर में
ये फ़र्क है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि एविडेंस के दौरान अदालत में पेश होगा और वो बज़रिया फ़र्द कब्ज़े में लिया गया है या केस प्रॉपर्टी है, तो उसको आर्टिकल नंबर लगेगा, पी लगेगा, और उसकी जो फ़र्द होगी जिसके ज़रिए वो कब्ज़े में लिया गया है, उसको एग्ज़िबिट नंबर लगेगा। तो आर्टिकल नंबर और एग्ज़िबिट नंबर का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि प्रोसिक्यूशन उसमें अगर कोई कमी करती है या उसमें कोई ज़्यादती करती है तो बतौर डिफेंस लॉयर आप वहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कोई भी ऐसी एविडेंस जो कि आप समझते हैं कि कैलेंडर ऑफ विटनेस में सपोज़ कोई विटनेस मौजूद नहीं है और प्रोसिक्यूशन उसको एविडेंस करवाना चाह रही है और बग़ैर तलबीदा गवाह के वो करवा रही है, 540 के तहत उसको ना अदालत ने तलब किया है ना कैलेंडर में मौजूद है, तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और वो आपका ऑब्जेक्शन, अदालत पाबंद है आपके ऑब्जेक्शन को ऑन रिकॉर्ड लिखने के और उसका जवाब देने के। एविडेंस किसी भी शख्स की टू रीच द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, अदालत को अख्तियार हासिल है कि वो उसको तलब कर सकती है, लेकिन उसको तलब करने का तरीक़ाकार 540 में दिया गया है अगर वो शख्स कैलेंडर ऑफ विटनेस में मौजूद नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट अगर बुलवाना है तो वो भी उसके ऑथर के ज़रिए बुलवाया जाएगा या उसके कीपर के ज़रिए बुलवाया जाएगा या उसके स्क्राइबर के ज़रिए बुलवाया जाएगा। तो 540 की आपको जो ये स्कीम है उसके बारे में थोड़ी सी मेहनत दरकार है, ताकि आप जिस वक्त एविडेंस करवा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। सजेशन आपने प्रूफ करवा ली आईओ के ज़रिए, अब आपका बतौर डिफेंस लॉयर 342 का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है जो कि अदालत मुल्ज़िम से सवाल जवाब करती है। यहाँ पर एक अहम बात यह है कि जिस वक्त ट्रायल स्टार्ट होता है तो जो इल्ज़ामात इंडिक्टमेंट, जिसको 173 की रिपोर्ट बोलते हैं, इंडिक्टमेंट में जो इल्ज़ामात मौजूद हैं उसकी जिस्त निकाल कर आपके ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि डू यू प्लीड गिल्टी, तो आप उसका जवाब देते हैं। नॉर्मली अगर आपने गिल्टी प्लीड नहीं करना तो आप नो कहते हैं और उसमें आप कहते हैं आई क्लेम टू बी ट्राइड। 342 की स्टेटमेंट में अब वो पुलिस का रिकॉर्ड और पुलिस की इंडिक्टमेंट जो है वो ख़त्म हो गई, उसका काम ख़त्म हो गया। अब वो चार्ज प्रूव करने के लिए एविडेंस आई थी, उस एविडेंस के नतीजे में अब 342 का जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा उसके बारे में जो अहम तरीन बात है जो आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि इसमें 342 की स्टेटमेंट में वो सरकमस्टांसेस हैं जो कि एविडेंस के दौरान आपके ख़िलाफ़ आए हैं, वो तमाम इनक्रिमिनेटिव एविडेंस जो आपके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन ने पुट की है, वो इनक्रिमिनेटिव एविडेंस आपको 342 में पुट की जा सकती है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि एविडेंस के दौरान रिकॉर्ड पर नहीं आया वो आपको 342 की स्टेटमेंट में अदालत आपको पुट नहीं कर सकती और आपका हक है कि आप उसका जवाब देते वक्त ये कहें कि ये एविडेंस में ये बात नहीं आई और ये मुझे पुट नहीं किया जा सकता। तो आपने 342 की जो स्टेटमेंट है उसमें अदालत के सवालों के जवाब जो हैं वो भी आपके मुल्ज़िम ने देने हैं, वो बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज़ड है। इसमें वाई दिस केस अगेंस्ट यू भी जो है वो भी बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज़ड है। अब डिफेंस अगर आपने यस किया है तो फिर आपने अपने DW पेश करने हैं। आप प्रोसिक्यूशन विटनेस पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आप कोर्ट विटनेस पे CW पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन आप DW पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि अब वो आपका गवाह है। आप अपने गवाह पर जरा नहीं कर सकते। आपका जो गवाह है उसका एग्जामिनेशन इन चीफ कराने के बाद प्रोसिक्यूटर साहब या कंप्लेनेंट कौंसल जो है वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। अब यहाँ पर जो आपके गवाह ने जो बात की है और जो आपके गवाह ने बतौर एग्जामिनेशन इन चीफ DW लिखवाया है और फिर उसके दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन के अगर कोई ऐसी बात लिखवाई है जो कि आपके केस को शटर करती है तो वो आपके ख़िलाफ़ पढ़ी जाएगी, वो आपके ख़िलाफ़ एज एन इंस्टांस लिया जाएगा क्योंकि अब आपके गवाह के मुंह से आपके ख़िलाफ़ बात आ रही है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस में प्रोसिक्यूशन के गवाह के मुंह से
कोई ऐसी निकली हुई बात आपके ख़िलाफ़, उसकी corroboration रिक्वायर्ड है। DW अगर आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है तो उसकी corroboration का स्टैंडर्ड जो है वो कहीं कम है। तो इसीलिए आपने डिफेंस देना या नहीं देना, इसका फ़ैसला आपने इंतहाई सोच विचार के साथ करना है। बहुत शुक्रिया।